नमस्ते दोस्तों, मैं भास्कर भट्टाचार्य भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक मेंबर हुगली डिस्ट्रिक्ट चंदन नगर का रहने वाला हूँ, पश्चिम बंगाल के। तो पिछले 2 दिन से मिस्टर कन्हैया कुमार दिल्ली के तिहाड़ जेल से बेल पे निकल के बाहर आ गए। तो इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि जो मामला उनके ऊपर चला है, देशद्रोह का मामला, उस पर पुलिस और अदालत अपना काम कर रही है, तो मैं खैर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम घटी पिछले कुछ दिनों में, पिछले करीबन 1 महीने में, जो सिचुएशन क्रिएट हुआ पूरा देश भर में, और कन्हैया कुमार खासकर उसमें से एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया उन्होंने। तो उसके ऊपर कहने के लिए बहुत कुछ है। बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत सारे मीडिया बहुत कुछ कह रही है। मुझे इतना कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं समझता था कि कम्युनिस्ट पार्टी अपना आखिरी मकाम, अपना आखिरी दिन और अपना आखिरी पड़ाव को पार करने के लिए कन्हैया कुमार का सहारा ले रहे। लेकिन जब कन्हैया कुमार जेल से बाहर आए, बेल पे आ गए बाहर, और प्रिजुडाइज्ड मैटर के ऊपर उन्होंने एक लेक्चर का आयोजन किया वहाँ पे NSU, जो स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ JNU, जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन, JNUSU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का एक मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और उस मीटिंग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया। तो इसके अलावा भी उन्होंने 3-4 चैनल्स पे उन्होंने अपने अपने इंटरव्यू दिया, और मैं काफ़ी ये पिछले 2 दिन से ये सारे इंटरव्यू को ध्यान से सुना। मैं उनके जो कद है, उनका जो पॉलिटिकल कद है, उनको मैं बहुत गंभीरता से रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनके बातचीत से लगता है कि वो एक गरीब किसान परिवार से है, जैसे कि उन्होंने कहा। और उनके माताजी एक आंगनवाड़ी का सेविका है, काम करती है वहाँ पे, और उसकी वजह से वो मतलब बहुत कठिनाई के साथ को क्रॉस करके और JNU तक पहुँचे हैं। उनका एक सपना था PhD करना। अगर ये सारे बात अगर सच है, तो वो तो काफ़ी अभिनंदन के बहुत बड़े पात्र है। जैसे कि मिसेस स्मृति ईरानी ने कहा उसमें लोकसभा के लेक्चर में, कि भारतवर्ष क्या विद्वेष का भूमि नहीं है, भारतवर्ष एक नंदन, अभिनंदन और पूजन का भूमि है। तो उसके हिसाब से उनकी जो चेष्टा और उनकी जो प्रक्रियाएं, जिसको क्रॉस करके उन्होंने JNU पे PhD करने के लिए पहुंचा, उसका मैं स्वागत करता हूं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन समस्या उस बात की नहीं है, समस्या है उनकी लड़ाई का, उनका जो देशद्रोही लड़ाई जो वो लोग शुरू किए हैं, और जो देशद्रोह को पनाह उन्होंने दिया है, हालांकि जिसके ऊपर कोर्ट ने अपना सुलझी हुई बात कोर्ट ने रखी, तो उसके ऊपर सवाल उस विषय में आती है। तो अभी समस्या कहाँ पे है, मुझे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, मेरे को नहीं लगता। और किसी और को शायद लग सकता है, कम्युनिस्ट वालों को तो हमेशा लगेगा, वो तो खैर छोड़िए उसकी बात। लेकिन तो फिर कहाँ समस्या कहाँ पे है? मेरे पास कन्हैया कुमार की कोई जवाब नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, मुझे ये भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार के इतने सारे जवाब मेरे पास है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो है, कन्हैया कुमार खुद अपने आप को पूछे। उनके पिताजी का एक फ़ोटो मैंने देखा जब कन्हैया कुमार रिहा हुए। उनका पिताजी का नाम समथिंग जन्मेंजय या धनंजय सिंह ऐसे करके लिखा हुआ था। तो दोस्तों, मैं भारतीय नौसेना में काम किया करीब 15 साल। वहाँ पे मैंने बिहार के काफ़ी सारे जनसंप्रदाय और बिहार के राजनीतिक परिपक्वता को देखा, और जिसको मैं बहुत आदर से सम्मान करता हूँ। लेकिन जो ऐसे लोग जो अपने पूरा नाम की इस्तेमाल नहीं करते कुछ कारणों की वजह से, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आप मिस्टर सोअनसो मान लीजिए कन्हैया कुमार सिंह अगर लिखेंगे, तो आप राजपूत कहलाएंगे, या आप ऊंचे जात के दर्जे के हो, ये कहलाएंगे। जैसे मिस्टर नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वो नीतीश कुमार यादव है एक्चुअली, लेकिन वो नीतीश कुमार यादव लिखते नहीं है, वो लिखते हैं नीतीश कुमार। ये कुमार
और आगे पीछे लिखना, कुछ नाम इस्तेमाल करना, भास्कर, रंजन, ऐसे इस्तेमाल करने से क्या होता है ना, आपका एक चांस रह जाता है, आप अपने आप को नीचे जात के दिखा सकते हो। हालांकि मैं जाति भेद प्रथा में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे को बाकायदा मालूम है बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसे सिचुएशन है, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जगह पे, जहाँ पे लोग अपने ऊंचे जात को छुपाने के लिए नीचे जात के तकमे यूज़ करते हैं, जैसे कि कुमार हो गया, रंजन, भास्कर, ये सब टाइटल हो गया। जैसे कि स्वरा भास्कर है, उनका नाम स्वरा भास्कर नहीं है, शी इज़ फ्रॉम बिहार, जो एक्ट्रेस है, और वो अपना जो टाइटल है उसको, सही टाइटल को इस्तेमाल नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि अगर वो उस टाइटल को इस्तेमाल की तो उसके ऊपर एक स्टैंप लग जाता है कि शी इज़ फ्रॉम राजपूत और शी इज़ फ्रॉम सम अदर कम्युनिटी। तो वो तकमा नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि एक तकमा जो उनको, जो एक आइडेंटिटी जो उनको नीचे जात होने की एक साबित देती है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए, अगर आप मिस्टर भास्कर है, कन्हैया भास्कर, कन्हैया रंजन, कन्हैया कुमार है, तो आप दावा कर सकते कि आप नीचे जात के हो, हालांकि आप जो हो नहीं, आपके ब्लड वो नहीं कहता। तो नीचे जात होने में, नीचा जात होने में, मतलब लोअर कास्ट होने में फ़ायदा क्या है? लोअर कास्ट होने का फ़ायदा है कि आपको अगर आपका कुछ कनेक्शन मिल गया, जैसे कि कन्हैया कुमार को बेगूसराय के इलेक्शन में मिला था, वो बोल रहे कि वहाँ पे सीपीआई का एक कैंडिडेट थे, उनके लिए वो गए थे बेगूसराय में और वहाँ पे उन्होंने लड़ा, लेकिन उन्होंने उनके लिए प्रचार किया बिहार के इलेक्शन में। लेकिन अगर वहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर उनको एक ऐसा इंसान मिल जाए जो उनको गोद ले ले, ठीक है, तो गोद ले लेगा तो उसको बोल देगा, फिर किसी से लिखवा लेगा कि भाई इसका शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू करो। हमारे देश में ये बहुत आसान है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर, अगर कोई पार्षद या कोई पंचायत का जो मुखिया अगर लिख के दे रहा है तो डीएम साहब को आपका सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में तो बहुत ही आसान है, मैं तो जानता हूँ इतना। तो हालांकि मेरे को उतना कभी ज़रूरत नहीं पड़ा। मेरा नाम भास्कर भट्टाचार्य है और मैं अपना ब्राह्मण होने के जात से बहुत खुश हूँ। मेरे को कोई गर्व नहीं है, मैं इंसान होने का मुझे थोड़ा बहुत दुख है। शायद मैं दूसरा जानवर होता तो शायद अच्छा रहता, लेकिन इंसान होने की, मतलब किसी पर्टिकुलर जात के होने से मेरे को कोई गर्व नहीं है। खैर वो अलग बात है। कन्हैया कुमार अपना टाइटल मिस्टर सिंह को छुपाना चाहते हैं, वो उनके हर जगह पे है, क्योंकि उनको लगता है अगर वो सिंह उनके ऊपर लग जाता है तो कन्हैया कुमार को एक दर्जा मिल जाता है, बड़े जात का होने का दर्जा मिल जाता है, जो उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए शायद उतना अच्छा नहीं है। बिना बात नंबर 1। तो खैर छोड़िए, उनका नाम है, वो अपना कन्हैया कुमार यादव रखे, कन्हैया कुमार शेखावत, शरावत, थकावट, रुकावट, ये चूरी, राजा, कुछ भी रखे, हमें उनसे कोई खलीद, हाँ, मोहम्मद, कुछ भी रखे, मुझे कोई मतलब नहीं, उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जिस चीज़ से विश्वास करते हैं, जिस मतादर्श से आते हैं, वहाँ पे भगवान का, धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, जहाँ तक वो बोल रहे हैं। जहाँ तक मैंने कम्युनिज्म पढ़ा है, वहाँ पे मुझे लगता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में धर्म की अस्तित्व नहीं है, भगवान की अस्तित्व है। भगवान की अस्तित्व अगर नहीं होता तो रशियन कम्युनिज्म में या तो चाइनीज़ में धर्म, भगवान की वर्शिप को ख़त्म कर दिया जाता। वहाँ पे क्या बोला गया है, रशिया में और चाइना में, जहाँ पे कम्युनिज्म बहुत ताकत के साथ एक राज कर चुकी है, वहाँ पे बोला गया है कि आप अपने धर्म को एग्जिबिट नहीं कर सकते, आप अपने धर्म को किसी को दिखा नहीं सकते, आप अपने धर्म को प्राइवेटली प्रैक्टिस कर सकते। वहाँ पे बताया गया कोई भी धर्म हो क्यों ना हो। हमारे देश में हम लोग उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, हम लोग उस चीज़ से कोई एक मत नहीं, सहमत पसंद नहीं करते, लेकिन वहाँ पे ऐसा दिखाया गया। अगर वो लोग धर्म के खिलाफ होते, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, तो वो लोग बोलते कि नहीं आप पूजा नहीं कर सकते। जैसे कि किम ओंग, अपना नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, वो भाई साहब क्या बोलते हैं, वो भाई साहब बोलते हैं कि आप पूजा के खिलाफ है, आपके पास बाइबल मिलेगा तो आपको खून कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। उनका हिसाब किताब होता है, उसको पूजा करना है तो सिर्फ उनको ही पूजा करना होगा, पूजा वूजा आप नहीं कर सकते। पूजा वूजा करना है तो आपको बहुत ही छुप के करना है, पकड़े गए तो फांसी हो जाएगी। तो वो अलग चीज़ है, उसकी बात, वो कम्युनिज्म नहीं है, वो मोनार्की है। कम्युनिस्ट लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे अलग बात है, हालांकि चीन उनका बहुत बड़ा सपोर्टर। खैर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा था, मैं कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब बोले कि भगवान को नहीं मानते। बेशक
एथिस्ट जो मतादर्श होता है जिसमें निरक्षरवाद की बात होती है, वो भी हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। हम तो इसको मानते हैं क्योंकि हम पूरा भारतवर्ष को ही हिंदू मानते हैं। वो हमारे सोच ऐसा है कि ये हमारी सोच की आज़ादी है। आप जो बोल रहे हो बेमुला की आज़ादी और आपकी आज़ादी जो है, वैसा हमारा सोच का आज़ादी है। पूरा भारतवर्ष, हिंदुस्तान जिसको बोला जाता है, हिंदू है, ठीक है। और बाहर के लोग भी हिंदुस्तान को हिंदू कह के ही बुलाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो। जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो हिंदू है। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले जैसे इंडियन है, आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हिंदू है, भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करने वाले भारतीय है। ये एक कॉमन बात है। इसको वर्ड के हिसाब से मैं तो देखता हूँ, आप चाहे कैसे भी देखो, आप मेरे को भगवा आतंकवादी बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे कोई जाना नहीं। अच्छा, तो कन्हैया कुमार क्या बोले? कन्हैया कुमार बोले कि उनके घर वालों का मतलब रोजगार 3,000 रुपये प्रति महीना है, जिसके वजह से वो इधर आ गए। तो इसके वजह से इधर आए तो दो तरीके से आ सकते हैं। या तो उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, जो एंट्रेंस एग्जाम होती है जेएनयू का, जो बहुत ही बड़ा टफ एग्जाम होती है, उसमें उन्होंने या तो बहुत अच्छा रिजल्ट किया है तो आगे होंगे, नहीं तो उनके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट होगा, रिजर्वेशन से आगे होंगे। कन्हैया कुमार अपने बातों से इस बात की पहचान करवाया कि वो रिजर्वेशन को चाहते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इज्जत करते हैं। मैं उनके मतलब ज्ञान के लिए बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिजर्वेशन की बात 10 साल के लिए किए, उसके बाद ये एक प्रैक्टिस हो गया, वोट बैंक की राजनीति हो गई, फिर रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन। आज के डेट में मैं जिस पार्टी का समर्थक हूँ, भारतीय जनता पार्टी, वो भी चाहती है रिजर्वेशन देश से खत्म ना हो, ठीक है। इसके लिए RSS और भाजपा के बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद है, जो कि कुछ दिन पहले दिख चुका है। मैं पर्सनली रिजर्वेशन के खिलाफ, मैं व्यक्तिगत तौर से रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ, लेकिन भाजपा के समर्थक हूँ। तो मेरा क्या है कि मैं राम मंदिर चाहूँ तब भी बना नहीं सकता, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती। पॉलिटिकल हमारा एजेंडे में राम मंदिर नहीं है, शायद पॉलिटिकल एजेंडे में अपना रिजर्वेशन को हटाना नहीं है। तो मैं क्या कर सकता? मैं तो चाह के भी नहीं कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये एक जनतांत्रिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी। यहाँ पे आपके चाहने से नहीं होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन होती है, उसको खड़ा करना पड़ता है, होता है। ये कोई मतलब पॉलिट ब्यूरो नहीं है, सेंट्रल कमेटी नहीं है कि ऊपर से बोल दिया कि कन्हैया कुमार तुम लग जाओ मोदी जी के पीछे तो होता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। हमारा सब किताब है। हाँ, आप बोलोगे कि अभी एक हमारे युवा मोर्चा का एक नेता ने कहा कि कन्हैया कुमार का जीव जो काट लेगा उसका 5 लाख रुपए हम देंगे, तो उस बात का क्या है? उस बात का गलत है। अगर किसी ने ऐसी बात कहा कन्हैया कुमार का जीव काट लो, तो वो बात तो गलत है। ऐसे क्रिमिनल बातें तो गलत है। आप अगर बोलोगे कि देश को तोड़ने तक आज़ादी मिलेगा आपको, और कश्मीर की औरतें संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कश्मीर मांगे आज़ादी, ठीक है ना, जो चीज़ मिस्टर अपना उमर खलीद साहब बोल रहे थे, ठीक है ना, अनिर्बान भट्टाचार्य जो बोल रहे थे, ठीक है ना, जिसको इस्तेमाल करके आपने जीता। आप जो आज मिस्टर कन्हैया कुमार, आप जो आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर है, उसके पीछे कौन है? कार्यकर्ता है ना, मिस्टर खालिद, मिस्टर भट्टाचार्य, मिस्टर बाकी जो अपना ध्रुपदी घोष, ये सब लोग हैं ना आपके पीछे। तो इनके ऊपर खड़े होकर आप लीडर बने। आप अकेले में दम नहीं था आपको लीडर बनना, क्योंकि आपके पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों ने आपको मदद किया बनने में। तो इन लोगों ने कुर्बानी दी, इन लोगों का अपना अपना मत था। कोई चाहता था अफजल गुरु उसका जिंदाबाद, कोई भारत के टुकड़े चाहते थे, ठीक है ना। तो वो लोग खैर जेल में है, बाकी काफ़ी लोग जेल जाने वाले हैं, अलग बात है। तो अगर वो लोग क्रिमिनल है, तो मेरे पार्टी का अगर कोई इंसान बोलता है कि आपका जीभ काट लेगा, वो भी क्रिमिनल है। मैं ये मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत बात है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अगर जात पात के इतना खिलाफ हो, तो आप रिजर्वेशन को ख़त्म करने के बाद क्यों नहीं कहते? उसमें तकलीफ है आपको, उसमें आपको तकलीफ है। क्यों नहीं बोलते? आपको उसमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये बात बोलूँगा तो मेरा दलित वोट कम नहीं हो जाएगा, बेगूसराय में वोट नहीं ना हो जाएगा, है ना। आपका जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, आप जो पिछड़े वर्ग के बोलते हो, पिछड़े वर्ग, तो आपका पार्टी तो मेरे सामने जीता जागता सबूत है। मेरा जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ, मैं फौज में गया जब 19 साल का था। 19 साल तक मैं इसी धरती पे, बंगाल के धरती पे पढ़ाई किया।
मैं बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट था, आपकी जैसा अच्छा स्टूडेंट नहीं था, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो गए शायद। मैं उतना गरीब घर से भी नहीं था जितने गरीब घर से आप थे। आपके पूरा सहानुभूति मेरा आपके साथ है पैसे के मामले पे, लेकिन गलत चीज़ों पे नहीं। आपके पैसे के मामले पे आपके गरीब माँ बाप, उनके प्रति पूरा सम्मान मेरा साथ आपका आपके लिए है। लेकिन आपके लिए मेरा जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय हमने देखा सीपीएम कैसे राज करती है, कम्युनिस्ट पार्टी, वाम फ्रंट, वाम मोर्चा, आपका लाल सलाम कैसे राज करती है पश्चिम बंगाल के ऊपर हमने देखा। आप लोगों के पार्टी कैसे पावर में आई थी पश्चिम बंगाल में, और 30 साल में हमारा हालत क्या हुआ। आप लोग आए थे और जब गए, जैसे अंग्रेज़ देश में जब आए थे उस समय हमारे 24% इंटरनेशनल मर्चेंट, इंटरनेशनल फिनेंस में 24% हिस्सेदारी थी हिंदुस्तान के। जब 1750s में या 1600 BC AD में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए थे, जब अंग्रेज़ गए 1947 में, तब हिंदुस्तान की ट्रेड कहाँ पे रह गई दुनिया की हिसाब से? 3% 4% पे हम लोग रह गए। तो ये बात कौन बोल रहा है? ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात अंग्रेज़ों की दस्तावेज बोल रहे हैं, और डॉक्टर शशि थरूर जो कि आपके शायद सहानुभूतिशील आदमी होंगे वो बोल रहे हैं। तो आप लोगों ने भी तो ऐसा ही किया। आपके सीपीआई भी तो पार्ट ऑफ लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट था वेस्ट बंगाल में। तो आप लोग जब आए थे, हमारा पूरा देश के जीडीपी में हमारा हिस्सेदारी बहुत था, हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्रीज थे। आप लोगों ने क्या किया? श्रमिक मुक्ति मोर्चा और ये सब करके लोगों की रोजगार को ही खत्म कर दिया। और अभी आप बोल रहे हो कि फेलोशिप के बाद, फेलोशिप आपको नहीं मिल रहा है। आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप लोगों का जो रिसर्च प्रोग्राम है, जिसके बदौलत आप रिसर्च कर रहे हो, उस रिसर्च प्रोग्राम का कोई फिनेंशियल या तो मार्केट एंडिंग नहीं है। मतलब आपका जो रिसर्च से जो आपका निष्कर्ष जो निकलेगा आपके शोध से, उसका कोई कमर्शियल इस्तेमाल नहीं है। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? आपका जो रिसर्च प्रोग्राम है, जहाँ पे आप सहूलियत के लिए रिसर्च करते हो। मेरा कुछ काफ़ी सारे दोस्त हैं, मैं तो खैर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो लोग पीएचडी किए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। उनको तो मैं कभी इसे पार्टीबाजी और ये सब पॉलिटिक्स करते हुए नहीं देखा। वो लोग तो होटल में खाना खाने के लिए नहीं जा सकते थे। आईआईटी खड़गपुर से ले लो, या तो जादवपुर यूनिवर्सिटी से ले लो, आईआईटी कानपुर ले लो, दिल्ली ले लो, है वहाँ पे डॉक्टर्स जो लोग पोस्ट डॉक कर रहे थे, पीएचडी वगैरह कर रहे थे, उनको मैंने कभी एम्स से मैंने देखा नहीं कभी किसी को ऐसे टाइम पास लेक्चरबाजी करते हुए। हाँ, आप बोल सकते हो कि आपका पढ़ाई का चीज़ वही है, ठीक है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई का चीज़ अगर वो है, उसमें आप आत्मविश्लेषण कब करते हो? अगर आप इतना लेक्चर देते हो तो, अगर आप इतना पॉलिटिक्स करते हो तो आपका पीएचडी प्रोग्राम का क्या चल रहा है? इसका बताओ ना। आपका पीएचडी प्रोग्राम में जो आपको फेलोशिप मिल रही थी, उस पैसे को इस्तेमाल करके आपने तो आप पॉलिटिकल लीडर बन गए वहाँ पे। अभी आप पढ़ाई कब कर रहे हो? मेरा टैक्स के पैसे से आपका फेलोशिप का पैसा जाता है ना। मैं नहीं चाहता हूँ, जो 31% वोट भाजपा को मिला है उसकी बात कर रहा हूँ। 31%, चाहे जुमले में आके दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, पब्लिक ने वोट हमें दिया है और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या है ना, आपका जो फेलोशिप है उसका पैसे से हम ज़्यादा स्कूल बना सकते हैं। हमारे लिए प्राइमरी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन, स्टार्टअप, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन योर सो कॉल्ड डेकोरेटेड डिग्री। आपका जो डेकोरेटेड पीएचडी है ना, जिससे देश का उतना भला नहीं होने वाला है जितना उस पैसे से 5 लोगों का और अच्छा हो सकता है। जो पैसा आपको पीएचडी में, आपको, आपके पास खुला चुनौती है। आप अगर ये सब नौटंकी, आपका जो लेक्चरबाजी ये सब छोड़ के, आप अगर उस आप बहुत क्वालिफाइड आदमी हैं, आप अगर उस पैसे को, आप अगर उस चीज़ को अपने इस विद्या को अगर इस्तेमाल करें आईएएस के पढ़ाई में, ठीक है ना। जो बच्चे आईएएस की स्टडीज़ करते हैं, आपके हिसाब से दलित गरीब बच्चे, उनका अगर गाइडेंस दे, उनको अगर पढ़ाए जेएनयू के अंदर, जो फ्री में अगर आपने पढ़ाया, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप नहीं करोगे। जो बच्चों को ट्यूशन नहीं मिलती है दिल्ली में, दलित बच्चे, हाँ, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, मुसलमान के लिए लड़ रहे हो ना। जैसे मुसलमान पूरा देश, पूरा दुनिया में लड़ रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड बनेगा, इस्लाम खतरे में है, उसी तरह आपका कम्युनिज्म भी खतरे में है, क्योंकि आप देश को मानते ही नहीं हो। आपके हिसाब से क्या है, देश नहीं है।
और वो सिर्फ भारतवर्ष के लिए है, बाकी जगह क्योंकि भारतवर्ष में आप लोग कुछ कर नहीं पाए, ठीक है ना। भारतवर्ष में बंगाल में, केरला में, और केरला में तो हिसाब किताब सिंपल है, एक बार कांग्रेस होगी, एक बार सीपीएम होगी, कांग्रेस होगी, सीपीएम होगी। त्रिपुरा में है जिसका जीडीपी में उतना हिस्सेदारी नहीं है, त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर ड्यू रेस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत ऑनेस्ट आदमी है, आप जैसे नहीं है, भाषणबाजी नहीं करते। और कम्युनिस्ट पार्टी को जो सबसे ज़्यादा झेल चुका है, जिस देश का मैं हूँ पश्चिम बंगाल, वहाँ के बोलता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी एक मतलब गॉन एक थियोरी बोलो और गॉन एक आइडियोलॉजी बोलो है कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों का हालात पश्चिम बंगाल में इतना खराब है, आप लोग कांग्रेस का खास गुट करना चाहते हो लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। बोलते हो नीचे वालों के पास गुट हो गया है, ऊपर ऑफिशियली चीज़ें बची हुई है, क्या ऑफिशियल क्या अनऑफिशियल पता नहीं, ठीक है ना। ऊपर से आप लोग इल्ज़ाम लगाते हो भाजपा टीएमसी के साथ गुट कर रहा है, जो कि मतलब नहीं है, मतलब आप लोगों को समझ से बाहर है एक तो, दूसरी बात आप लोगों को पॉलिटिक्स करना आता नहीं। खैर वो तो हमारे भाजपा के लीडर्स देखेंगे कैसी बात होगा, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप जो कर रहे हो उससे आप जो पिछले वर्ग है ना, जो अल्पसंख्यक है आपके हिसाब से, जो ऑपरेस्ड है, ये सब लोगों का भारी नुकसान पहुंचा रहे हो। उदाहरण दूं कैसे, आपने इतना हल्ला किया, जेल कौन गया? उमर खलीद मुसलमान है, उसका बाप ने कहा मुसलमान है, उनका पिताजी सीमी में थे, सीमी में थे ना, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सीमी, जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें थे उनके पिताजी। और वो भाई साहब जो है गुंडों के पीछे, अफजल गुरु उनके बॉस है ना, तो अभी जेल में है, सड़ेंगे जेल में, मरेंगे भी जेल में। आप लोग क्या है, आप लोग बोल रहे हो कि जेल यहाँ पे एक जुडिशियल मर्डर हो गया, देश का सुप्रीम कोर्ट 8 साल 10 साल, हम लोग बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीजर को सीधा करो, साफ सुथरा करो, आप क्या बोल रहे हो? नहीं, उसको जुडिशियल मर्डर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। इतने बार दया याचिका गया, मर्सी पिटिशन गया, राष्ट्रपति हर राष्ट्रपति उसको निकालते रहे, फिर उसका फांसी हुआ। और बाकी जो 14-15 लोग जो शहीद हुए उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए, उनके प्रति तो आपका कुछ है नहीं। आपने ये से लोगों को पनाह दिया, यहाँ पे इन लोगों को उकसा दिए, बोल बोल बोल, अभी ये लोग ज़्यादा बक दिए, कर तो रहे थे, बक दिए टीवी के सामने, अभी चले गए जेल में। मिस्टर अनिर्बान भट्टाचार्य ड्रग एडिक्ट, आप जानते हो इस बात को, मैं तो शक्ल देख के जान सकता हूँ क्योंकि मैंने फौज में रहते वक्त बहुत सारे नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन किया है, मुझे पता है कौन ड्रग एडिक्ट है, मैं शक्ल देख के ही बता सकता हूँ। तो आपके जो मिस्टर अनिर्बान भट्टाचार्य और ड्रग एडिक्ट है, शक्ल से ही लगता है, तो भाई साहब जेल में है क्योंकि वहाँ पे ड्रग की तस्करी चलती है आप लोगों के वहाँ पे, हमें पता है, मैं तो गया हूँ जेएनयू में, मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ। जेएनयू से आने के बाद एक स्कॉलर जब वापस आता है, चंदन नगर में हमारे एरिया में बहुत सारे 3-4 लोग हैं जिनको रिहेबिलिटेशन में भेजना पड़ेगा, नशा मुक्ति के लिए, नशा मुक्ति केंद्र में भेजना पड़ा। तो जेएनयू का बहुत सारे कीमत बहुत सारे देश की फैमिलीज बहुत तरीके से चुका रहे हैं। आप लोगों का जो ये आंदोलन का ढोंग है उसका, ठीक है चलिए आंदोलन कीजिए, आपके पास टाइम है, फुर्सत है, आपकी औकात है, आप जेएनयू में भर्ती हो क्योंकि आपकी औकात है। मेरा औकात नहीं है जेएनयू में पढ़ने, मेरा औकात नहीं है, आपकी औकात है, आप जेएनयू में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, करो, बहुत अच्छी बात है, आपके हिसाब से सुभान अल्लाह, आपको मजे करो। बात नंबर 2, आप मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोले, आपने बोले नहीं, आप तो बोले माननीय प्रधानमंत्री, आपने क्यों? आपको अगर दिल से किसी को माननीय, सम्मानीय है, एक्सट्रीमली रेस्पेक्टेड, ये सब बोलने का दिल से अगर नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? किसने कहा मोदी जी को रेस्पेक्टेड बोलने के लिए? कोई नहीं कहा। लेकिन आप क्या कि आपको गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन आप गाली नहीं दे पा रहे हो, तो ये चीज बोलो, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपको मेरे को सुअर की औलाद बोलने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा, इसी तरीके से ये चीज आप मोदी जी के साथ कर, तो ये चीज क्या आपको क्या लगता है? आपको अच्छा लगता है ये बात? ये जो गाली आपके ऊपर पड़ रहा है, तो जो इंसान दे रहा है आपको गाली, उसको दो ना। मोदी जी के आपको गाली देने के लिए बोल रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी ने जो बात किया था आपके बारे में, आप राजनाथ सिंह जी के बारे में भी बोले कि आप बिना सोचे समझे बोल दिए। आप क्या समझते हो सकता है आप इनोसेंट हो, कुछ नहीं किया होगा आपने, लेकिन आप लोगों ने जो पनाह दिया, आपके अंदर आप एक इतना बड़ा स्टूडेंट यूनियन का लीडर हो, आपके दिमाग में ये नहीं चलता ये लोग इधर उग्रवादियों को पनाह दे रहे हैं।
ये लोग यहाँ पे नशे का काम कर रहे हैं। आपको सहूलियत नहीं होती है। वो जो पोजीशन है JNUSC में बैठने के लिए, ऊपर लीडर बनने के लिए, जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए, वहाँ पे अगर आप लोगों के ये तत्वों को आपने हटा दिया पार्टी से, अगर आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, तो आपको क्या होगा, आप उनके खिलाफ हो जाएंगे। आप उसको नहीं कर सकते, आपका ऑब्लिगेशन है। तो इसलिए क्या कि मोदी जी आसान टारगेट है, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री कोई भी देश का सरकार होती है, उसके पीछे एक एंटी इनकम्बेंसी रहती है कि वहाँ पे वो कुछ काम तो गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट का नहीं किया है। अच्छी बात है, आप प्रतिवाद करो आराम से। आप बोल रहे हो मोदी जी ने बोला कि 15 लाख रुपए देंगे। आपके दिमाग में क्या मतलब गोबर भरा हुआ है? सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए देगा। अगर मान लो काला धन आ भी गया तो ठीक है ना, आपके हिसाब से नहीं आ सकता, मेरे हिसाब से आ सकता है, छोड़ो बात को। अगर आ गया, अगर नहीं आया तो अलग बात। अगर आ गया पैसा, तो वो पैसा क्या 15-15 लाख रुपए अकाउंट में दे देगा? आपका इतना बड़ा बेवकूफ़ हो क्या आप? हाँ, 15 लाख रुपए अगर एक एक अकाउंट में जाएगा, देश के इन्फ्लेशन का क्या हाल होगा? आपको पता है? कुछ अर्थशास्त्र के बारे में कुछ मालूम है आपको? बेवकूफ़ जैसे बातें क्यों कर रहे हो? मोदी जी के एक हिसाब दिखाने के हिसाब से बोले थे, एक एक इंसान, अगर ये पैसा आ गया, एक एक इंसान के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जा सकता है। ये नहीं बोले थे कि 15 लाख रुपए दूंगा। आप ठीक से सुनो उस लेक्चर को, फिर बात करो। जैसे हम बोलते हैं अगर रेल की लोग चोरी नहीं करते तो रेल की पटरी सोने का हो जाता है। आपको पता है सोने की पटरी से कभी ट्रेन चल सकती है? ट्रेन चलने के लिए लोहे का पटरी चाहिए, चाहे आपके देश कितना अमीर हो क्यों ना हो। आपको पता है कुछ? मतलब आप ऐसे बक दोगे? राहुल गांधी हो क्या? राहुल गांधी जैसा बिहेव क्यों कर रहे है ना? और आपको आज के डेट में एक प्लेट में, आपने जब जेल में खाना खाया, आपने क्या बोला? एक प्लेट में हमें 2 बर्तन दिखा, एक ब्लू और एक रेड, ठीक है ना? ब्लू मतलब दक्षिणपंथी और रेड मतलब मतलब अपना वामपंथी। तो दोनों मिलके इकट्ठे हो गए देश को आज़ाद कराने के लिए। अच्छा लग रहा है। मैं एक चीज़ बताऊं अभी आपको, ये जो आप लोग इकट्ठे आ गए हो ना, मिस्टर राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, जो कि विपक्ष है, मतभेद है, घने मतभेद है आपस में, वो लोग जो इकट्ठे आ गए, इसका कारण क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में क्या है, जो कचरे को जब इकट्ठे किया जाता है ना, हम अलग अलग जगह के कचरे को हम लोग इकट्ठे कर देते हैं स्वच्छ भारत के लिए। तो जितने भी कचरे थे आप इकट्ठे हो गए। अब मैं आपको कचरा बोल रहा हूँ, आपको खराब लग रहा है? क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको कचरा? अभी सुनो क्या बोला था। आप लोगों का फेलोशिप रुका गया, उसका कारण मैंने आपको बताया। आप लोग किसके भरोसे काम कर रहे हो? मिस्टर राजा, मिस्टर येचुरी, ये जो आपके एक्स JNU के स्टूडेंट्स हैं, और मिस्टर गांधी, है ना, इनका क्या है? इनका काला धन आने का स्रोत खत्म हो गया। नेशनल हेराल्ड केस में फंस गए। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उतने बुरे नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं दिल से मानता हूँ कि उतने बड़े चोर नहीं है। जैसे कि अपना कांग्रेसी जितने बड़े बड़े चोर हैं, उतने बड़े चोर कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं। इवन मेरे पार्टी में भी चोर है, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मेरे पार्टी में भी चोर है, उतना चोर कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन काम भी तो नहीं करते आप लोग। आज हिंदुस्तान की यह आदत है, जो चोरी मतलब रिश्वतखोरी, करप्शन हिंदुस्तान की जहन में बैठ गया है, खून में, हड्डी में, मांसपेशियों में बैठ गया है। कुछ लोगों को छोड़ के जो लोग ईमानदार है, बाकी सारे लोग चोर हैं, ठीक है? ये हिंदुस्तान की हालत है। इतना जल्दी कोई डोज नहीं है कि अपने एक इंजेक्शन दिया और करप्शन खत्म हो गया, इतना नहीं हो सकता। केजरीवाल का हालत देखो, क्या बोला था उन्होंने? करप्शन खत्म करेगा करके, अभी खुद क्या कर रहे हैं? खुद क्या कर रहे हैं केजरीवाल? डेमोक्रेसी की बात किया था, आम आदमी की बात किया था, अभी क्या कर रहे हैं? क्यों 4 गुना पेमेंट ले रहा है, जबकि सफाई वालों को पेमेंट नहीं मिलता? क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा, ठीक है ना? दिल्ली सरकार क्या कर रही है? तो आप लोग क्या कि आप लोग बोल रहे हो कि कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस इकट्ठे आ गए, तभी कांग्रेस के भरोसे अभी कम्युनिस्ट को चलना पड़ रहा है क्या? आप लोगों का इतना बड़ा मतादर्श, इतना बड़ा चीजें, ये सब कहाँ चली गई आज के डेट में? आप लोग अकेले क्यों नहीं लड़ पा रहे हो? उदाहरण दूं, आप बंगाल आना चाहते हो ना इलेक्शन के लिए, CPI वाले भेजेंगे आपको। यहाँ पे 34 साल तक कम्युनिस्ट के ऊपर कोई बोल नहीं सकता था, यह हालत थी। और आज ऐसा हो गया 4 साल में आप लोगों का, यहाँ पे आपको खुद इलेक्शन जीतने के लिए CPM को या तो वाम फ्रंट को, जो वाम मोर्चा है, उनको क्या करना पड़ रहा है? कांग्रेस के हाथ पकड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम दोनों मिलके भी पूरा नहीं हो पाएगा TMC से लड़ना। हमारा बात छोड़ दो, हम तो चलो हिसाब नहीं आते, हम तो अपना देख लेंगे, हमारी बात नहीं कर रहे। आप लोगों का यह हाल है TMC के सामने।
एक लेडी, एक औरत के सामने आपका यह हाल हो चुका है। आपका आज बंगाल का देख लो, जहाँ से आप लोगों को पैसा आता था, कैश काउ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, भरी रकम मांगती थी आपका, ठीक है। आपके बड़े बड़े लीडर मिस्टर ज्योति बासु, ठीक है ना, मिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो बहुत लूटे बंगाल को, ठीक है। हमारे पास पता है, हमें मालूम है उन्होंने कितना लूटा बंगाल को। बहुत लोग अच्छे भी किए। मिस्टर अशोक घोष कुछ दिन हुआ उनका देहांत हुए, मैं उनका आत्मा की शांति कामना करूंगा। वो बहुत बहुत नेक इंसान थे। मिस्टर सोमनाथ चटर्जी बहुत बड़े बड़े बहुत उम्दे दर्जे के इंसान थे। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप ऐसे पार्टी के प्रचार के लिए आ रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं करता। आप बोल रहे हो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। मोदी जी अभी जॉब सीकर से जॉब मेकर। आपको जॉब मेकर नहीं बनना, आप जॉब सीकर बनना चाहते हो, आपकी चॉइस है डेफिनेटली। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मोदी जी के बात को ध्यान से सुना कभी आपने? आपको लगता है वो प्लस भागवा आतंकवादी है, आरएसएस है, बीजेपी है, एक्स आरएसएस, टोपी पहनने वाला मुसोलिनी। बेवकूफ आप आदमी, आप अपना जरा सुनो क्या बोला उन्होंने 3 सेक्टर की बात की, आपको सुनाई दिया? उन्होंने पहले बोला पब्लिक सेक्टर, बैंक्स हो गया, पीएसयूज हो गया, पब्लिक का एसएससी दे के जो एग्जाम होती है, आईएएस सर्विस हो गया। पब्लिक सेक्टर की बात की जिन्होंने, पहले पब्लिक सेक्टर पर डेवलप करेगी। उसके बाद उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट नौकरीज की बात भी, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े एमएनसीज, छोटे कंपनी, छोटे एमएनसीज, हाँ, देश की कंपनी, उनकी बात की। इसके अलावा उन्होंने बोला पर्सनल सेक्टर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे कि छोटे मोटे कारोबार करते हैं जिनका कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रहता। प्रॉपर ट्रेनिंग होता है तो पैसा नहीं रहता, पैसा होता है तो काम करने का तरीका पता नहीं होता, लोग फंस जाते हैं। उधार लेने के लिए होता है तो महाजन के पास जाना पड़ता है। ये सारे चीज़ें आपके पार्टी में भी है। आपके पार्टी ने भी जब राज किया है, जहाँ पे बंगाल में इस चीज़ों को बढ़ावा दिया है, इस चीज़ों को ख़त्म नहीं किया आप लोगों ने। इस बात को तय कर लीजिए, आप दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तो आपके पार्टी ने भी ये काम किया है। मोदी जी ने इसको ख़त्म करने की बात कहा, उन्होंने मुद्रा स्कीम की बात की, ठीक है। आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपको सारे स्कीम के बारे में मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आपको ज्ञान है, आपको समझ तो है। राहुल गांधी से तो 100 गुना ज़्यादा, इतना कंफर्म है। और आपके पार्टी के सारे लीडर से भी आपका संदर्भ, इसीलिए मैं आपके साथ बहस के लिए आ रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि आप मोदी जी को बोल रहे हो कि रिज़ाइन करो, आप उसकी जगह पे बैठ जाओ। आप बोलो ठीक है, आप बैठ जाओगे, हो सकता है आप यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो, 28 साल के प्राइम मिनिस्टर। डेफिनेटली मैं आपको वोट दूंगा, आप एक जन आंदोलन का आदमी लगते हो मुझे। लेकिन आप किसके सहारे बैठोगे? सीपीएम के सहारे, एसएफसीपीआई के सहारे। ये लोग कौन है? मिस्टर सीताराम येचुरी, डी राजा, हाँ, जिनका भविष्य खत्म हो चुका है, भविष्य बनाने का भी कुछ है नहीं। वो लोग कुछ किए नहीं देश के लिए, ठीक है ना अपने लिए खुद के लिए किए, ना टाटा अंबानी बने, ना वो बड़े क्रुश्चेव और अपना हिटलर और क्या क्या बोल रहे थे आप, मुसोलिनी और अपना लेनिन, स्टैलिन, ये सब बने, ठीक है ना वो देश के लिए कुछ। राहुल गांधी भी तो नहीं बन पाए। राहुल गांधी चोरी करके जो बन गया वो तो नहीं, कुछ नहीं बन पाए। वो लोग क्या किए? सिर्फ अपने पार्टी ऑफिस में वैसे सिगरेट बीड़ी पिए, पॉलिटिकल प्लान किए, जिसका प्रोडक्ट आप खुद हो। आप लोगों का जो तैयारी है बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है। आपको पॉलिटिकली बीजेपी आज क्यों अटैक नहीं कर पा रही है? क्योंकि आपके पास भाजपा के जो कार्यकर्ता है, हम जैसे लोग, हमारे पास काम है, हमारे पास इतना दिमाग लगाने के नहीं है। आपको पता नहीं है मिस्टर कन्हैया, मैं पिछले 3 दिन से कितना डिस्टर्ब हूँ आपकी बातों से। मेरे को लगा कि फिर मैं गलत सोच रहा हूँ, फिर मैं क्या, ये इंसान तो सही बोल रहा है, हर चीज़ सही बोल रहा है। फिर मैंने देखा रहा ये इंसान तो बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रहा है, और लोग बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। आप बोलो ना। अब यहाँ पे 140 करोड़ लोग, 130-140 करोड़ लोगों को आप गवर्नमेंट सर्विस दे सकते हो? आपकी औकात है? सीपीएम सीपीआई की औकात है? आप एक स्टेट को ठीक से नहीं चला सकते, आप क्या कर सकते हो? आप दे सकते हो? आपको 30 साल तो देख लिया ना, एक छोटा सा स्टेट पश्चिम बंगाल, जहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, वोट के लिए अपने बांग्लादेश से आदमी लेके आना शुरू कर दिया। अब टीएमसी वो काम कर रही है। आपने देश को आज ऐसा कर दिया कंडीशन, एक हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। मुस्लिम हमेशा मारता है, आज जब हिंदू खड़ा होकर, हम लोग जब हिंदुओं की नेतृत्व दे रहे हैं, हिंदू खड़ा होकर जब मार रही है, आपको तकलीफ हो रहा है। आपको क्यों तकलीफ नहीं होगा? हम अप्रेस के साथ दे रहे तो आपको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में फिर सांप्रदायिक दंगाबाद और क्या बोलते हैं भगवा आतंकवाद, ये बात हो रहा है। क्योंकि हिंदू अभी तक पीटा है यहाँ पे,
एक तो हिंदू पहले पिटा 1947 से पहले, उस तरफ जब इधर आ गए, जो राज्य हमारे महान लीडर मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की बदौलत हमें मिला हिंदुस्तान को, वो भी आप बांग्लादेश को देना चाहते हो। उसके तैयारी अब तो करके दिए, तृणमूल उसके साथ दे रही है, तृणमूल उसके कर रही है। अभी क्या आप दूसरा दोबारा पावर में आना चाहते हो बंगाल में इलेक्शन में। और आप मतलब जितना भी लुच्चेपन, जितना भी मतलब लीचड़पन है, सब आप में बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बड़े बड़े बात करते हो, मिस्टर वेमुला की बात कर रहे हो, बोल रहे हो कि वेमुला की हयात हो गया। इतना नाजुक सी कली था क्या वो? जो आदमी बीफ खाता है, बीफ पार्टी देता है, शराब मतलब शराब में फुल मौज मस्ती कर रहा है, और बोल रहा दलित की बच्चा। अरे दलित का बच्चा खून लेके कोई मतलब खून के साथ कोई आइडेंटिटी बनता है क्या? आप तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले हो, आपको क्या लगता है खून के साथ आइडेंटिटी बनता है? आइडेंटिटी बनता है पैसे से भाई साहब, पैसे। अगर जेब में पैसा है तो है, नहीं है तो आपकी जैसा कंडीशन है, जो इनका 3,000 रुपए जो बात आप कर रहे थे, मैं सहमत हूँ आपके साथ। लेकिन आप बेमुला को दलित क्या बोल रहे हो? दलित है वो, उसके पास SC ST सर्टिफिकेट है, तो अचानक से और दलित कैसे हो गया? और उन्होंने खुदकुशी किया, बहुत गलत बात है। स्टूडेंट को खुदकुशी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा गलत कुछ काम किया है जिसके लिए वंडारू, आप जो ऐसे बोल रहे हो, वंडारू दत्तात्रेय ने उनको चिट्ठी लिखा स्मृति ईरानी की, स्मृति ईरानी ने 10 निकाल दिया, और इतना शक हो गया वो खुदकुशी कर लिया, और फिर लिख के भी गए मेरे खुदकुशी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। लेकिन आपके साथ उसका टेलीपैथेटिक कनेक्शन था उनके साथ, उस टेलीपैथी की वजह से आपको पता चल गया कि उन्होंने क्यों खुदकुशी किया, और उसके लिए मिसेस स्मृति ईरानी जिम्मेदार है ना। तो आप जो है ना, आपको क्या है ना, आप बोल रहे हो कि हम गलत है, हम दूसरे मतादर्श को नहीं चलना करते। हम वादे के साथ बोल सकते हैं कि आप लोगों ने दूसरे मतादर्श को चलने नहीं दिया, उसकी वजह से आज कुछ साल बाद, शीत युद्ध के बाद, पूरा रशिया टूट गया। आज देखो क्या हालत है कम्युनिज्म की पूरा देश में, पूरा दुनिया में। क्यूबा क्यों कर जा रही है US के साथ? क्यूबा ने तो रशिया को पना दिया था ना। रशियन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो 50s में, जो 60s में जो हुआ था, वो कैसे हुआ था? क्यूबा ने तो दिया था, मिसाइल बनाने की जगह दिया था। तो US के साथ क्यों जा रही है? कैपिटलिज्म के साथ क्यों जा रही है? कोई तो कारण होगा। रशिया आज अपना डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बन गई? कैसे बन गई? और रशिया को फिर किसे सपोर्ट कर रहे हो आप लोग डेमोक्रेटिक एरिया में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हो, अपना जो सुप्रीमेसी है, पार्टी सुप्रीमेसी, लीडरशिप, जैसे चाइना में है। हाँ, हर 4 लड़कियों में से एक लड़की का रेप होता है, ठीक है ना। हर 3 लड़कियों में से एक लड़की का डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। बहुत अच्छा है ना। आप बोल रहे हो कि JNU में लेडीज की सुरक्षा है, आपके पॉलिट ब्यूरो में कितने हैं? और महिला की सम्मान करना तो आपको आता है। हमारा नेत्री स्मृति ईरानी टीवी एक्ट्रेस थी ना, टीवी एक्ट्रेस से वो अपना मेहनत से पार्टी का लीडर बनी। और आपका नेत्री क्या थी? आपको मैं पर्सनली अटक कर रहा हूं अभी। मिसेस अपना बृंदा करात क्या थी? शी वॉज एन एयर होस्टेस। और एयर होस्टेस होने का उस वक्त क्या कीमत चुकाना पड़ता था, हमें अच्छी तरह से मालूम है उस जमाने में, ठीक है ना, कोट अनकोट। और मिसेस सोनिया गांधी वो क्या थी? बार डांसर, इटली के बार डांसर थी, मशहूर बार डांसर। फोटोग्राफ्स है, प्रूफ है, सोनिया गांधी एक बार डांसर थी। तो मैं अगर बोलूं एक बार डांसर कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिशियन, आपको अच्छा लगेगा? एयर होस्टेस कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिशियन, अच्छा लगेगा? आप उस इंसान को देखो ना, उसके प्रेजेंट पे देखो ना, पास्ट पे क्यों जा रहे हो? क्यों कीचड़ उछाल रहे हो? हाँ, किस लिए कर रहे हो ये सब काम? आप बोल रहे हो कि हमारे बोलने के लिए तो बहुत है यार, बोलने के लिए तो आप बोलते रहो, मैं बोलता रहूंगा। आप बोलोगे इसकी बात, आप नाथुराम गॉडसे की बात बोलोगे, मैं बोलूंगा नाथुराम गॉडसे ने गांधी जी को क्यों मारा। आपको औकात है? आप सुन सकते हो? आपके दिमाग में उतना है, उतना ब्रेन है अंदर, हेड के अंदर, आप मेरे को झेल सकते हो? क्या कारण होता है, क्यों करता है लोग हत्या, क्यों बेमुला ने आत्महत्या किया, क्या होता है अंदर? आपने कभी फील करने की कोशिश की? क्योंकि आपको राजनीति ज़्यादा पसंद है, आपको राजनीति में करना है, उसको यूटिलाइज करके वोट बैंक बनाना है, बड़ा यूनिवर्सिटी का 10 यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनना है एक साथ, अगर हो सके तो। क्या पता कि MLA का टिकट मिल जाए। टिकट आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने पिताजी का टाइटल वहन करने के लिए असक्षम हो, क्योंकि आपको लगता है आप ऊंचे जात का सिंबल वहन करोगे, और आपके चक्कर में आज एक ऊंचे जात और एक मुसलमान जेल का सजा काट रहे हैं, क्योंकि आपने पनाह दिया था शुरुआत से उनको।
आप अगर पनाह नहीं देते तो क्या होता, वो ऐसा काम नहीं करते। हो सकता है वो आतंकवादी हो, कुछ भी हो, वो तो आज जेल नहीं जाते, वो तो बच जाते। लेकिन आपने पनाह दिया, आप कुछ खुल के कहने के लिए भी तैयार नहीं हो क्योंकि मामला कोर्ट में है। बहुत अच्छी बात है, अचानक से आपको कोर्ट के प्रति जो आश्वस्त होना और जो मतलब मतलब एक कॉन्फिडेंस कोर्ट के प्रति, एक जो ओबीडियंस आ गया, उसके लिए मैं तो बहुत खुश हूँ। क्योंकि आप लोग कुछ दिन पहले बोला कि जुडिशियल मर्डर हुआ मिस्टर अफजल गुरु का, ठीक है ना, मिस्टर मेनन का जुडिशियल मर्डर हुआ, ठीक है ना। इसमें तो आपको कितना भरोसा था, उस दिन पता चल गया था। आज अचानक से क्योंकि पुलिस का जो डंडा पड़ा आपके ऊपर, आप सुधर गए, ठीक है ना। कोर्ट का जब निकल गया, जब आपका लाइसेंस जब्त होने वाला है, जब आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड निकाल लिया जाएगा ना, तब पता चलेगा राष्ट्र क्या होता है, आपको पता। और आप बोल रहे हो आपका भाई फौज में है, ठीक है, आपका भाई मर रहा है, तो जाओ ना यार, जाओ ना, क्यों मर रहा है देखो ना जाके। वो पेशा ही ऐसा है, हम लोगों ने भी झेला है, बहुत खून बहाया है। ये जो आप इधर आके देख सकते हो, ये जो निशानियां देख रहे हो ना सर पे, जहाज में सरना पड़ता है, सरना, तब जाके देश चलती है। किसके खून से चलती है हमें पता है, फिर भी हम देशभक्त हैं। क्यों है, क्यों मोदी जी पे विश्वास करते? क्योंकि वो उस इंसान के अंदर काबिलियत है। अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, कितना क्या सपोर्ट करना है, खुलेआम शौच ना करे, इधर उधर पेशाब ना करे, सिगरेट पी के बट को इधर ना फेंके, रास्ते में थूके ना, इतना काम अगर कर दे, छोटा छोटा काम, अपना काम खुद कर ले, थोड़ा जितना शरीर का जो मेहनत है वो देश की भलाई के लिए, एक अच्छा काम के लिए करते हैं। और अगर गरीब को थोड़ा सा मदद कर दे, आप ये जो बकवास कर रहे हो ना, इसकी जगह पे अगर आप जाके ये शाम को, इसी शाम को अगर आप 4 बच्चों को पढ़ाते, 4 गरीब बच्चों को, रेंग बसेरों को पढ़ाते दिल्ली में, बहुत फायदा होता। मैं बता रहा हूँ, दुआ मिलती भगवान। आप तो खैर भगवान मानते नहीं हो, इंसान का दिल का जो विश वो मिलता आपको। शायद आप पता नहीं इंसान के दिल विल में मानते हो कि नहीं मानते, मुझे नहीं मानते। खैर, आपके साथ मतलब एक तर्क रखने का बहुत मेरा उम्मीद है, मैं रख सकूंगा शायद कभी, मेरा पार्टी चाहे तो। और मतलब आप अगर चाहो तो, आप बंगाल में आ रहे हो मैंने सुना, तो आप अगर चाहो शायद आप ये वीडियो फुटेज आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैंने हिंदी में कहा, मैं सोचा था बांग्ला में कहूँगा, लेकिन मैं सोचा हिंदी में कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे हिंदी में बहुत अच्छे शब्दों के साथ आपने मामला को रखा। तो आपके साथ बात करने में अच्छा लगेगा। मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, करीबन 36 साल उम्र है मेरा। मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपका बात करने का तरीका है और आप कर सकते हो। लेकिन आपसे मेरा आग्रह है, आप कुछ भी बोलो मोदी जी को, आप कुछ कैसे भी बोलो, कैसे भी अपनी का आलोचना करो, सब सही है, आपके पीछे सपोर्ट हो सकता है। आप जो बोल रहे थे ना, आप एक आर्ट को प्रेजेंट कर रहे थे, आपको बोलने का क्षमता बहुत है। साथ में आप उम्मीद कर रहे थे लोग तालियां बजाए, आप साथ में आप अपने दिल से पूछो, आप उस तालियों की वेट कर रहे थे कि मैं जो बोलूं उसके साथ तालियों की झंझनाहट आए, साथ में कुछ और चीज़ें आए जो आपके बात को और रिजोनेट करे, ठीक है ना। किसका मतलब, आप अपने आप को, अपने आप में आपके अंदर एक डर है कि आपके बात को पब्लिक रेजोनेट कर रही है कि नहीं। हमारे अंदर वो डर नहीं है। मेरे बात को पब्लिक रेजोनेट करे ना करे, उसको मैं रेजोनेट करा के रहूँगा, ये हमारा कहना है। हम ये नहीं बोलते कि मैं पब्लिक की बात बोल रहा हूँ, पब्लिक की बात तो कोई भी बोल सकता है। पब्लिक का समस्या है, आज लैट्रिन नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, वहाँ पे रोजगार नहीं है, ये तो कैसे होगा वो बात मैं बताना। हो सकता है उस वक्त पब्लिक को हजम ना हो सकता है पब्लिक को समझ में ना आए, पब्लिक उसके खिलाफ जाए, हो सकता है चीज़ों को। लेकिन मैंने जो फैसला किया वो चीज़ इस देश में, इस 140 करोड़ लोगों की देश में कारगर हो सकती है। उसको करने की औकात अगर किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में। अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं और उसको करते हैं और उसको करके कुछ सुझाव, मतलब कुछ बदलाव ला सकते हैं, उस करने की औकात अगर किसी में है, वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये चीज़ आप जान लो, आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे भगवा आतंकवादी कहो, मुझे खराब आदमी कहो, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप ये चीज़ जान लो। रही बात आपसे बहस का, मुझे बहुत उम्मीद है ये आपके पार्टी मेरे को ये स्टेज देगी। मेरा पार्टी तो खैर मेरे को ये स्टेज नहीं देगी। आपकी पार्टी ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है आपके हिसाब से, मैं भी मानता हूँ बहुत डेमोक्रेटिक हो आप लोग, बहुत अच्छे लोग हो, तो आप कहीं ना कहीं मुझे एक चांस दोगे आपके साथ। मैं उम्मीद करूँगा आपके सामने बैठ के बात करूँगा, कुतर्क नहीं सुतर्क से बात करेंगे आप, और फिर देखेंगे आप
कितना मतलब कितना पानी में आप हो या कितना गहराई में मैं हूँ, है ना। और चीज़ें हैं, आप चीज़ों को अगर अच्छी ढंग से देखना सीखोगे, मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि आपने आपके ज्ञान की वजह से एक पॉलिटिकल डिस्कशन का माहौल देश में तैयार किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने एक तर्क का माहौल देश में खड़ा किया है। लेकिन आप 28 साल के हो, नौकरी कब करोगे यार? पीएचडी करोगे, पोस्ट डॉक करोगे, बस करते रहोगे? करो करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। या तो पॉलिटिशियन बन रहे हो, वो भी अच्छा है, ठीक है। लोगों का अच्छा करना, जो भी करना, मैं आपके साथ, अगर आपने दो भी अच्छा काम किया, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपके एरिया में जाके, आपके बाहर जाके आपके नाम पे प्रचार करूँगा। आप चाहे सीपीआई से हो, सीपीएम से हो, आप नक्सल हो, कुछ भी हो, आप पाकिस्तानी क्यों ना हो, ठीक है ना, आपके नाम पर जाकर प्रचार करूँगा कि भाई ये आदमी अच्छा काम करके दिखाया, ठीक है ना। लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसको देखो यार, कम से कम, ठीक है ना। आपको लग रहा है अरहर के दाल, हर हर मोदी की जगह हर हर मोदी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, अच्छे दिन आने वाले, काला धन आएगा, तो यार हर चीज़ का हिसाब आपको नहीं दिया जाएगा ना। आपका औकात क्या है? आप पीएचडी कर रहे हो, आपका औकात नहीं है ना। आपको जो चीज़ चाहिए आप आरटीआई डालो, एप्लीकेशन करो ना आरटीआई। आपने इस्तेमाल किया कभी माई गॉव को? कभी एप्लीकेशन डाला? कब किया कुछ? आरटीआई एक्टिविस्ट बना? कभी लोगों की गोली खाई? कभी ऐसी चीज़ हुआ? आज क्या हुआ? आज आप बहुत लाइमलाइट में आ गए और ये जो गाली जो खा रहे हो, आपको लग रहा है कि फेलोशिप के पैसे की जगह पर आपको गाली मिल रहा है। हो सकता है आपको गाली मिल रहा होगा, फैक्ट है। साथ में आप मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलोगे तो गाली तो मिलेगा। आपने नहीं कहा होगा, किसी ने तो कहा, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बनता है, क्योंकि आप लीडर हो। अभी आप बोलते हो कि आपके हिसाब से जेल में पत्ता नहीं हिलता, ऐसा नहीं है, सबको आज़ादी है। सबको क्या आज़ादी है? आपने फोरम बुलाया, वहाँ पे ऐसे बात कोई करेगा, आप इसको क्यों पनाह दे रहे हो? कम से कम आप तो बोल सकते हो ना, नहीं मैंने उसको मना किया था, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, आज बोल रहा हूँ। उस दिन क्या बोल रहे थे? सुन रहे थे उस दिन, जैसे आज आपको लोग सुन रहे हैं, है ना। उस दिन अगर आप बोलते कि नहीं भाई तू निकल जा यार, तू इस मीटिंग में मत रहा, ठीक है ना, ये बोल सकते थे आप, नहीं बोले आप। आपने क्या उसको बचाने की कोशिश की? जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में लोगों ने ऐसा बोला, और आपके जो लीडर है कम्युनिस्ट पार्टी का, एसएफआई का, पता नहीं किस चीज़ का, उन्होंने जादवपुर स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम तो उनसे आज बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अगर ऐसे कोई गलत बात बोल रहा है तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। आप लोग इंशाल्लाह क्यों बोल रहे थे? इंशाल्लाह क्यों बोल रहे थे? आप लोग कम्युनिस्ट पार्टी हो ना, इंशाल्लाह क्यों बोलते हो? इंशाल्लाह में भगवान नहीं है, या मुसलमान में आपको भगवान नहीं दिखता, सिर्फ हैवान दिखता है, इसलिए उमर खालिद को डलवा दिया जेल में आपने, है ना। तो आप सोचो, आप अपनी चीज़ों को तैयार करो, और मैं आपके लिए तर्क करने के लिए पूरा तैयार, 100%, ठीक है। तो मेरा खुला चुनौती है आपको, जैसे आपने स्वामी जी को चुनौती दिया, पता नहीं वो स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे, उनका व्यक्तिगत बात है, लेकिन मेरा चुनौती आपको है। आपकी अगर मतलब जरूरी वो है, औकात है, तो आप मेरे साथ बहस करके दिखाओ। मेरा फ़ोन नंबर मैं इधर डाल रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे को ट्रेस कर लेना, खून करवा देना, क्योंकि सीपीएम पार्टी ने बहुत खून करवाया है ये सब ग्राउंड पे। मैं तैयार हूँ मरने के लिए, मेरे को मौत से कभी डर नहीं लगता, मेरे को ज़िंदगी से डर लगता है, ऐसे ज़िंदगी जो आप जैसे लोगों के साथ जी जाता है, बहुत डर लगता है मुझे, है ना। तो आप करो, जो करना है करो, मैं आपको ये खुली चुनौती देता हूँ। और आप बंगाल आ रहे हो, या तो स्काइप पे हम लोग कभी बात कर लेंगे, अगर चाहो तो इसको आप ब्रॉडकास्ट कर दीजिएगा, क्या पता आपको टीआरपी ज़्यादा मिले कि नहीं। और मैं एक चीज़ बताऊँ, आपके भविष्य की, सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ तक मेरा बात सीमित करता हूँ। जय हिंद।